गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉमन एरर्स की चर्चा करेंगे। ये कॉमन एरर्स किसी एक टॉपिक पर आधारित ना होकर के ग्रामर के कई टॉपिक्स पर आधारित है। दूसरी बात यह है जो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सभी कॉमन एरर्स जो इस वीडियो सेशन में होंगे वो हमारे टेलीग्राम के लिंक में उपलब्ध हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। अतः हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को पहले आप डाउनलोड कर ले टेलीग्राम पर जाकर के, जो कि टेलीग्राम पर जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। आप जैसे लिंक ओपन करेंगे तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इसके बाद उसमें जो मौजूद जो सवाल हैं पहले आप उसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लें। एक बार देख ले कि आपने जो भी ग्रामर के रूल्स अभी तक पढ़ाई किए हैं वो रूल्स उन प्रश्नों को मदद करने में कितना कारगर साबित हो रहा है। इसके बाद ही आप इस वीडियो को देख करके आप उसका आंसर शीट अपना मैच कर ले। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले इसमें मौजूद जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, और उस लिंक पर जाकर के क्वेश्चन को आप बनाएं। उसके बाद ही आप इस वीडियो को एक बार एनालिसिस के लिए देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा। चलिए सवाल क्या कर रहा है, इट वॉज वेरी काइंड फॉर यू टू इनवाइट माई ब्रदर। ठीक है ना। चलिए मतलब कि कहने का मतलब है कि मेरे ब्रदर को इनवाइट करके ना तुमने बहुत अच्छा किया। चलिए इसका हिंदी ये हुआ। अब इसमें हमें एरर पकड़ना है। ओके देखिए सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि काइंड, ठीक है ना, इसके बाद पोलाइट और इसके बाद हम ले लेते हैं र्यूड। देखिए ये दो का अर्थ होता है ना, दयालु नम्र, एक ही चीज है दयालु नम्र, ठीक है। और र्यूड का मतलब होता है उदंड, जो कि आप जानते हैं पहले से। चलिए देखिए अगर आप किसी के प्रति काइंड हैं अथवा आप किसी के प्रति पोलाइट हैं अथवा आप किसी के प्रति र्यूड हैं तो इनके साथ प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं इंटरव्यू में गया और जो डायरेक्टर था, जो इंटरव्यू का जो चेयरमैन था, वो मेरे प्रति दयालु था, हम कैसे लिखेंगे, द चेयरमैन वाज काइंड टू मी। लेकिन हमें यह भी कहना है कि जो दूसरे सदस्य थे वो थोड़ा सा मेरे प्रति रूडनेस उन्होंने दिखाया। इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, बट द अदर मेंबर्स वर रूड टू मी। तो कहने का मतलब है कि आप किसी के प्रति काइंड हैं अथवा आप किसी के प्रति रूड हैं तो इसके साथ प्रीपोजिशन जो होगा वो टू का यूज होगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काइंड, पोलाइट, रूड अपने साथ टू लेता है। लेकिन देखिए यही प्रीपोजिशन की विशेषता है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि एक ही वर्ड एक मामले में प्रीपोजिशन टू लेता है और यही वर्ड दूसरे मामलों में अलग प्रीपोजिशन लेगा। देखिए अगर आप किसी के बिहेवियर की चर्चा करते हैं और ये बातें जो है काइंड, पोलाइट, रूड जैसे वर्ड इट से शुरू होते हैं, मतलब कि वो इस पैटर्न पर अगर आ जाए, इट प्लस बी प्लस काइंड, पोलाइट, रूड, अगर इस तरह से लिखा जाए, मतलब वाक्य को मैं इस तरह से ना लिख करके अगर काइंड, पोलाइट और रूड का इस्तेमाल मैं इस तरह से अगर करूं, आप पहले समझने की कोशिश करें, तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग ना हो करके प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग ना हो करके प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। सवाल में अगर हम देख रहे हैं कि काइंड जो है ना वो इट वास से शुरू है, यहाँ पर बी का कौन सा रूप दिया गया है, सवाल में वास दिया गया है। अतः सवाल में जो टू का प्रयोग किया गया है, जो सवाल में फोर का प्रयोग किया गया है, उसके जगह पर क्या होना चाहिए, ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट लाइन कैसे बनेगा, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या निकलेगा, वन का जो राइट आंसर निकलेगा वो बी निकलेगा, जहां पर हमें फोर के जगह पर ऑफ का जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम टू की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है कि द फूड वॉज टू मच रिच टू ईट फॉर मी। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इस पार्ट में हमें एरर ट्रेस करना है, कहां गलत है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इन्फिनिटिव के साथ
यदि इन्फिनिटिव के साथ यदि हमें फोर स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है ना, तो वो इन्फिनिटिव के बाद ना करके, मतलब फोर स्ट्रक्चर जो होते हैं इन्फिनिटिव के बाद नहीं आते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो फोर स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वो इन्फिनिटिव के बाद ना हो करके इन्फिनिटिव के पहले होता है। यानी कि हमारा वाक्य ऐसे बनेगा, पहले फोर स्ट्रक्चर लिखेंगे और तब जाकर के इन्फिनिटिव का रूप देंगे। चलिए, अगर मैं ऐसा देखूं तो हमारा जो पार्ट जो है ना वो सी गलत है। सी में हम क्या देखते हैं कि टू ईट पहले है और फोर मी बाद में है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए कि पहले फोर मी होना चाहिए और तब जाके इन्फिनिटिव टू ईट होना चाहिए। तो हमारा जो पार्ट है ना वो सी गलत है। चलिए, इसे एक हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। चलिए, चलिए आप इस वाक्य को देखें। पहले करे क्या, इट इज माई आइडिया टू लर्न इंग्लिश फॉर हिम। इसका मतलब है कि मेरा विचार है कि वह व्यक्ति अंग्रेजी सीखे। ठीक है ना, मेरा विचार है कि वह व्यक्ति अंग्रेजी सीखे। ये जो हमारा वाक्य है ना, ये हमारा वाक्य रॉन्ग वाक्य है। पहले आप ऐसा समझे। होना क्या चाहिए, ठीक है ना, होना ये चाहिए कि इट इज माई आइडिया, ठीक है ना। और जब इन्फिनिटिव, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जब इन्फिनिटिव और फोर स्ट्रक्चर एक साथ हो तो सबसे पहले आता है फोर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और इसके बाद आता है इन्फिनिटिव। तो हमारा वाक्य कैसे होना चाहिए, इट इज माई आइडिया फॉर हिम टू लर्न। हमारा वाक्य इस तरह से करेक्ट होना चाहिए। तो अगर फोर स्ट्रक्चर दिया हो और उसके साथ अगर इन्फिनिटिव दिया जाए तो सबसे पहले हम रखते फोर स्ट्रक्चर और तब जाकर के रखते इन्फिनिटिव का रूप। इन्फिनिटिव का तात्पर्य क्या है, 2 + V1 से, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ये पार्ट गलत है और ये पार्ट सही है। तो हमारा इस 2 का राइट आंसर सी होना चाहिए। पहले उसमें क्या होना चाहिए, फोर मी, और तब जाकर के होना चाहिए टू ईट, यानी कि 2 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, When he heard the scream, he frightened। ठीक है ना, जब वो चीख सुना, स्क्रीम का मतलब चीख, जब वो इस चीख सुना तो वो डर गया। अब ये देखिए, जो फ्राइटेंड है ना, ये जो फ्राइटेंड है ना, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, ये वर्ब फॉर्म में नहीं है। और पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि सब्जेक्ट को यदि हम एडजेक्टिव से जोड़ना चाहते हैं तो उसके साथ बी फॉर्म होना चाहिए। हम सीधे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में बी का होना जरूरी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बी का मतलब एम इज आर वाज वर से है। तो इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए, व्हेन ही हर्ड द स्क्रीम he was frightened। he frightened नहीं, he was frightened होना चाहिए। 2 का आंसर हमारा सी बनेगा। चलिए, सॉरी 3 का आंसर जो होगा हमारा सी होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे देखते हैं। 4 क्या कहता है, I bought 2 liters of milk and 1/4 of pound of cheese। चलिए देखते हैं ये क्या करा है कि I bought 2 liters, ठीक है ना, क्या करा है, I bought 2 liters of milk and 1/4 of a pound of cheese। ठीक है ना। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हाफ, क्वार्टर, ठीक है ना, इनके साथ हम ए एन का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके साथ ए का प्रयोग होता है, वन का प्रयोग इनके साथ गलत होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर हमको कहना है कि सपोज कि कहना है कि हमें कहना है कि 2.5 किलोमीटर कहना है, हमको ऐसा कहना है 2.5 किलोमीटर करना है, हम कैसे लिखेंगे, 2 एंड ए हाफ। थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम ऐसे लिखेंगे 2 एंड ए हाफ किलोमीटर्स। ये हमारा ठीक है, ठीक है ना, हमारा ये ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 एंड 1/2, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा गलत है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हाफ, क्वार्टर जैसे वर्ड के साथ हम ए वन के जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। चलिए, सवाल क्या कर रहा है कि आई बॉट 2 liters ऑफ मिल्क एंड 1/4 के जगह पर क्या होना चाहिए, 1/4। ये हम संशोधन कर रहे हैं पार्ट बी में। हमारा राइट आंसर जो होगा वो 4 का आंसर बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या कि हर न्यू बुक इज फेयरली लॉन्गर देन हर लास्ट वन। उसका जो नया किताब है वो पिछले किताबों से ज्यादा लंबा है। देखिए आप एडवर्ब ऑफ डिग्री देखे होंगे, या हम इसके लिए हम आगे की वीडियो जारी करेंगे जिसमें कि हम एडवर्ब और कंजंक्शन की बात करेंगे। तत्काल के लिए आप ये जान लीजिए कि एडवर्ब ऑफ डिग्री में 4 एडवर्ब प्रमुख हैं, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री में 4 एडवर्ब प्रमुख हैं। एक होता है फेयरली, ठीक है ना, एक होता है आपका क्वाइट, एक आपका है रैदर, और एक आपका है प्रेटी, ठीक है ना। ये चारों जो है ना एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, थोड़ा समझा जाए इसे। ये चारों जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, लेकिन यदि वाक्य कॉम्परेटिव, अगर वाक्य में कॉम्परेटिव दिया गया हो, वाक्य में कॉम्परेटिव दिया गया हो, तो कॉम्परेटिव के साथ हम केवल और केवल राइदर का यूज करते हैं, बाकी का नहीं। कॉम्परेटिव अगर वाक्य में हो तो कॉम्परेटिव के साथ राइदर लगता है, फेयरली, क्वाइट या प्रेटी जैसा वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। सवाल क्या कर रहा है कि हर न्यू बुक इज फेयरली लॉन्गर देन हर लास्ट वन। अब देन लगाने के बाद वाक्य क्या बन गया? देन लगाने से वाक्य क्या बन गया? कॉम्परेटिव। और क्या कहा गया है कि जब कॉम्परेटिव होता है तो फेयरली की जगह पर राइदर का प्रयोग होना चाहिए। अतः इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 का आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। करे क्या? दे आस्क्ड अबाउट माय रीजंस फॉर अप्लाइंग द जॉब। देखिए आपको फिक्स प्रीपोजिशन वाले वीडियो में बताया गया है कि अगर आप किसी कोर्स, जॉब, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अप्लाई के साथ 2 बातें हैं, थोड़ा इसको समझा जाए। अगर आप किसी कोर्स, ठीक है ना, किसी जॉब, किसी लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। अप्लाई अकेले नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या होना चाहिए, करेक्शन कैसे होना चाहिए? दे आस्क्ड अबाउट माय रीजंस फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब। फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब मतलब अप्लाई के बाद फॉर होना चाहिए। ये बॉक्स सी में जाएगा, हमारा 6 का आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। 7 में आते हैं लोग, 7 नंबर का सवाल देखते हैं। करे क्या? दिस पेंट शुड बी अप्लाइड ऑन क्लीन सरफेस ओनली। देखिए अप्लाई का मतलब यहां आवेदन करना है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहां अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना। यहां अप्लाई का अर्थ आवेदन करना। जब आप आवेदन करते हैं किसी कोर्स के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी लाइसेंस के लिए, तो प्रीपोजिशन फॉर। लेकिन एक अप्लाई का मतलब लगाना भी होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक अप्लाई का अर्थ लगाना भी होता है, जैसे कि आप क्रीम लगाते हैं, आप पेंट कहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इस मामले में अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। देखिए एक ही अप्लाई है, अलग अलग मामलों में अलग अलग प्रीपोजिशन। तो हमें यहाँ क्या चाहिए? हमें यहाँ पर पेंट लगाने की जरूरत है। पेंट लगाने के लिए ऑन के जगह पर क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। हमारा 7 का आंसर सी होगा। 7 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते 8 की ओर। 8 सवाल क्या कहता है? सी लुक्ड एट मी विथ टीयर्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम हर आईज। उसने मेरे तरफ देखा, ठीक है ना, और आंख से आंसू क्या कर रहे थे? गिर रहे थे, ठीक है। चलिए इसमें हमें एरर पकड़ना है। देखिए कोई चीज जो नीचे ही गिरता है, कोई चीज जो नीचे ही गिरता है, जैसे बारिश, जैसे आंसू, जैसे पेड़ की पत्ती, ये नीचे ही गिरते हैं। तो नीचे गिरने के लिए ना इनके साथ डाउन नहीं लगाया जाता है। मतलब हम ये इनके साथ फॉल डाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल फॉल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कहना है कि बारिश हो रही है, अगर हमको ऐसे कहना है कि बारिश हो रही है, हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? द रेन इज फॉलिंग डाउन, नहीं फॉलिंग डाउन नहीं, ये तो नीचे गिरते ही हैं। अब इनके साथ डाउन लगाना गलत है। अगर हमको कहना है कि मैं पेड़ की पत्तियां गिरते हुए देख रहा था, ठीक है ना, मैं पेड़ की पत्तियां नीचे गिरते हुए देख रहा था, हम कैसे करेंगे? लीव के साथ जो फॉल लगाएंगे उसके साथ डाउन का प्रयोग नहीं होगा। अरे पत्ती तो नीचे गिरते ही हैं, आंसू तो नीचे गिरते ही हैं। इसका मतलब है कि इस सवाल में डाउन की कोई जरूरत नहीं है। हमारा वाक्य कैसे बनना चाहिए? सी लुक्ड एट मी विथ टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम हर आईज। डाउन का वहां यूज गलत किया गया है। 8 का आंसर हमारा सी होगा। चलिए हम लोग 9 की ओर आते हैं। करे क्या? द हॉर्स सडनली स्टॉप्ड एंड द राइडर फेल डाउन। देखिए कह रहा है क्या
कि घोड़ा अचानक रुका और जो घुड़सवार जो राइडर था वो नीचे गिर गया। चलिए, वो नीचे गिर गया। देखिए, अगर आप किसी ऊंचाई से गिरते हैं, ऊंचाई वो सीढ़ी हो सकता है, ऊंचाई वो कोई जानवर जैसे घोड़ा हो सकता है, वो ऊंचाई कोई चेयर हो सकता है। अगर आप किसी ऊंचाई से गिरते हैं तो वहां पर हम फॉल के साथ ना हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑफ। ये पिछले वीडियो में भी ये बात बताया गया था। अगर हम किसी ऊंचाई से गिरते हैं तो वहां पर हम फॉल के साथ ऑफ लगाते हैं, फॉल के साथ डाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अतः डाउन की जगह पर ऑफ होना चाहिए। 9 का आंसर जो होगा वो सी होगा। 9 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा हम लोग नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 सवाल क्या कर रहा है, चलिए कह रहा है क्या, द गवर्नमेंट हैज फॉरबिडन टू ड्राइवर्स टू इंटर द सिटी सेंटर ड्यूरिंग सर्टेन आवर्स। देखिए, आप किसी को जो फॉरबिड करते हैं तो उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या है, फॉरबिड का स्ट्रक्चर क्या है, फॉरबिड समवन, टू समवन नहीं, फॉरबिड समवन, ये ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को मना करते, फॉरबिड का अर्थ क्या होता है, मना करना। अगर आप किसी व्यक्ति को मना करते तो फॉरबिड समवन, फॉरबिड टू समवन का प्रयोग नहीं होता। फॉरबिड के साथ जो टू का जो प्रयोग है वो क्या रॉन्ग है, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। हम सीधे सीधे लिखेंगे फॉरबिड समवन, तो यहाँ पर टू का प्रयोग अनावश्यक है, वहां पर टू हट जाना चाहिए। 10 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए 11 नंबर की ओर देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, कह रहे क्या, इम्प्रिजनमेंट इज नॉट ए गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ क्राइम्स। देखिए, दिस काइंड दिया है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत ही। देखिए, ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स के कॉमन एरर हैं, लेकिन बेहद आसान, बेहद आसान। कॉमन एरर वास्तव में आसान होते हैं। चलिए यहां पर क्या दिया गया है, थोड़ा समझते हैं। दिस काइंड, अब ये दिस काइंड तो सिंगुलर है, ये थोड़ा ध्यान दिया जाए। काइंड ऑफ के बाद क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। काइंड्स नहीं है, ये काइंड है, तो ये क्राइम्स के जगह पर क्या होगा, क्राइम होगा। मतलब यहाँ पर इसका जो प्रयोग होगा वो गलत होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर सी होना चाहिए। जहां पर आप क्राइम्स देख रहे हैं वहां पर क्राइम होना चाहिए। 11 का आंसर सी। आते हैं 12 की ओर, देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या है, बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा। करे क्या, इट इज नो गुड टू हैव ए पियानो, ठीक है ना, इफ नो बडी कैन प्ले इट। पियानो होने का कोई फायदा ही नहीं है यदि कोई बजाने वाला ना हो तो। कहने का मतलब यह है, आप याद कीजिए पिछले वीडियो में भी बताया गया था, इट इज नो गुड के बाद, इट इज नो गुड के बाद हम V4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, 2 + V1 का प्रयोग नहीं होता है। इट इज नो गुड के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि जो आप टू हैव लिखा है वहां पर क्या होना चाहिए, टू हैव गलत है हमारा, टू हैव के जगह पर हैविंग होना चाहिए, नहीं, टू हैव के जगह पर हैविंग होना चाहिए। इट इज नो गुड एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, V4 होगा। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 12 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए 13 में करेंगे, देयर इज नो गुड, बस यहीं पर गलत है। अभी मैं बोला हूं इट इज नो गुड, देयर इज नो गुड नहीं, इट इज नो गुड। देयर इज नो गुड होता ही नहीं है, होता है क्या, इट इज नो गुड। इसका मतलब है कि हमारा 13 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए आते हैं 14 नंबर में। करें क्या, विदाउट additional qualification it will be impossible for me to go ahead in my career। देखिए पहले आप ऐसे समझिए, जब आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, जब आप किसी क्षेत्र में जैसे कैरियर में आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर गो अहेड नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। कैरियर में आप आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो गो अहेड नहीं होता, क्या होता है, गेट अहेड होता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, गो अहेड के जगह पर क्या होना चाहिए, गेट अहेड। हम ये किस बॉक्स में सुधार करने जा रहे हैं, बॉक्स सी में, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसमें जो अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन हुआ था कि यदि 4 स्ट्रक्चर और इंफिनिटिव एक साथ हो तो फिर हम क्या करते हैं, पहले 4 स्ट्रक्चर और तब जाके इंफिनिटिव। ये है ना, आप इस सवाल के सेक्शन सी में देख सकते हैं, फॉर मी टू गो, फॉर मी टू गो, यानी कि इसका मतलब है कि वो पार्ट हमारा सही है। हमको गो को किस में बदलना है, गो के गेट में बदलना है, बाकी तो जस का तस रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा 14 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 14 का राइट आंसर सी होगा। आते हैं 15 की ओर। करे क्या, व्हेन यू कम टू डिनर, जब तुम डिनर पर आओगे, ठीक है ना, टेक योर मदर विथ यू, ठीक है ना, तो माँ को अपने साथ लेकर आना।
ये कह रहा है क्या कि माँ को लेकर आना अपने साथ, ठीक है ना। सो आई कैन मीट हर, ताकि मैं उससे मिल सकूं। एक बार फिर से सवाल को देखा जाए, कह रहे कि जब तुम डिनर पर आना तो अपनी माँ को साथ में लाना ताकि मैं उनसे मिल सकूं। इसमें गलत क्या है? देखिए, टेक मतलब जाना होता है, ले जाना होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आप किसी चीज को टेक करते हैं तो टेक का सेंस गो के साथ बनाते हैं, और ब्रिंग का इस्तेमाल करते कम के सेंस में, ब्रिंग का इस्तेमाल करते कम के सेंस में, थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम टेक मतलब लेना तो जाने के सेंस में, और ब्रिंग मतलब लाना आने के सेंस में। हम दो वाक्य से इसे बेहतर समझ सकते हैं। थोड़ा वाक्य को देखा जाए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि ये बात उल्टा लग रहा है लेकिन यही सही है। हम जहां जाते हैं वहां टेक करते हैं, और जहां आते हैं ना वहां पर ब्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आप इस वाक्य को देखिए। चलिए आप यहां से एकदम बेहतर समझ सकते हैं। क्या कर रहा है कि व्हेन आई गो टू ए टूर, जब मैं यात्रा पर जाता हूं, आई टेक सम बुक्स, तो मैं कुछ किताब ले लेता हूं। तो टेक का प्रयोग आप कहां करते हैं? जाने वाले मामलों में, लेकिन आने वाले मामलों के लिए हम ब्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। अतः यहां पर क्या होना चाहिए? टेक योर मदर, और आने वाली बात है ना। करे क्या? व्हेन यू कम टू डिनर, जब तुम डिनर पर आओगे तो टेक के जगह पर क्या होना चाहिए? ब्रिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम कहां संशोधन कर रहे हैं? पार्ट बी में। हमारा 15 का आंसर जो होगा वो पार्ट बी होगा। चलिए 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर सवाल को देखते हैं। करे क्या? ड्यूरिंग योर विजिट यू विल बी एबल टू टेस्ट सम ऑफ द लोकल स्पेशलिटीज। चलिए, ड्यूरिंग योर विजिट, एक बार फिर से सवाल को देखा जाए। ड्यूरिंग योर विजिट यानी कि अपने यात्रा के दौरान, जब तुम विजिट करने आओगे, जब तुम मिलने आओगे, यू विल बी एबल टू, है ना, टेस्ट सम ऑफ द लोकल स्पेशलिटीज, तो तुम जो लोकल खाना है ना उसको तुम चख लोगे। देखिए, जब पहली बार आप कोई चीज को चखते हैं कि कैसा लगता है, देखते हैं, तो टेस्ट नहीं, ट्राई, आप ट्राई करते हैं। आप कोई फूड को ना क्या करेंगे? जब पहली बार देखेंगे तो टेस्ट नहीं करेंगे, उसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ टेस्ट के जगह पर ट्राई का प्रयोग होना चाहिए। टेस्ट का प्रयोग गलत है। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा 16 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। 16 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 70 नंबर में। कह रहे कि द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड आवर वे ऑफ लाइफ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के तरीकों को बदल दिया है। चलिए देखिए, आपको इसके पहले वाले आर्टिकल के बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको देखिएगा। तो ये बात उसमें कहा गया है कि जनरल सेंस में हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं यदि मामला जनरल हो, ठीक है ना। और कोई नाउन सिंगुलर भी हो या प्लुरल भी हो, जनरल मामलों में द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। आप उन वीडियोस को देखिएगा तो सारी बात आपको पता चल जाएगा। अब कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत बदल दिया है। इसका मतलब ये बात के स्पेशल तरीके से नहीं कहा गया, सामान्य तौर पर कहा गया है। यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारा 17 का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। 18 नंबर की ओर आते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है कि ऑल्दो शी वॉज वेरी इन लव विथ स्मिथ शी वांटेड टू मैरी जॉन। हालांकि वो स्मिथ से प्यार करती थी लेकिन शादी किससे करना चाहती थी? जॉन से। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि वाक्य में वेरी का प्रयोग हम ऐसे नहीं करते हैं। वेरी के जगह पर ना हम वेरी मच का प्रयोग करते हैं। जब कोई प्रीपोजिशन से कोई वाक्य जुड़ा हो, जब कोई वाक्य प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, पहले आप ऐसे समझिए। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ हम वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ वेरी का प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ वेरी मच का प्रयोग होता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ वेरी मच का प्रयोग होता है, वेरी का प्रयोग नहीं होता है। तो वहां पर देखिए तो क्या लिखा गया है कि ऑल्दो शी वाज वेरी इन लव। देखिए, इन लव विथ दिया है ना, इन लव विथ दिया है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब इन लव विथ के साथ वेरी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ हम वेरी मच का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर वेरी मच होना चाहिए। ओके, चलिए
ये इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर ए होना चाहिए। 18 का जो आंसर होगा वो ए होगा। आते हैं नंबर 19 में। चलिए नंबर 19 क्या करे, डोंट वरी फॉर एनीथिंग वी हैव मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। करे क्या, डोंट वरी फॉर एनीथिंग। वरी अबाउट होता, वरी फॉर नहीं होता, वरी अपने साथ अबाउट लेता है, ये समझना होगा। वरी एक वर्ब है जिसके साथ हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर इसका क्या होना चाहिए, 19 का आंसर ए होना चाहिए, ठीक है ना। फोर के जगह पर अबाउट का प्रयोग होना चाहिए। राइट आंसर 19 का आंसर ए होगा। चलिए 20 में आते हैं। ए वेडिंग इन ए विलेज, इंडियन विलेज इज रियली वर्थ टू बी सीन, ठीक है ना। गांव में शादी एक देखने लायक चीज होती है, कहने का तात्पर्य है। देखिए वर्थ का एक रूल है। वर्थ क्या कहता है कि वर्थ के बाद जो वर्ब आते हैं वो भी4 में होना चाहिए। वर्थ के बाद 2 + v1 का प्रयोग नहीं होता है। वर्थ के बाद 2 + v1 का प्रयोग नहीं होता है, ये गलत है। पहले आप ऐसे समझे, ये गलत है। वर्थ मतलब लायक, योग्य, है ना। और वर्थ के बाद जो वर्ब आते हैं वो भी4 होना चाहिए। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, ये किताब पढ़ने लायक है। कैसे लिखेंगे, दिस बुक इज वर्थ, अब पढ़ने के लिए रीड, तो अब क्या लिखना चाहिए, रीडिंग, ये ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते टू बी रीड है तो ये हमारा वाक्य जो होगा वो गलत होगा। थोड़ा ध्यान देते हैं क्या गलत और क्या सही है। वर्थ के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो भी4 में होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर टू बी सीन गलत होगा, ठीक है। हमारा वाक्य कैसे सही होना चाहिए, ए वेडिंग इन एन इंडियन विलेज, ठीक है ना, इज रियली वर्थ, ठीक है ना। और बीइंग, टू बी की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए टू बी को हटाना है क्योंकि वर्थ के बाद भी4 का प्रयोग होता है, तो टू बी हटेगा और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा 20 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए। 21 का क्या करा, ही रोट द फ्रेंच काउंसिल टू आस्क अबाउट कोर्सेज इन फ्रांस। देखिए अगर आप किसी को कुछ लिखते हैं तो राइट के बाद टू होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा वाक्य कैसे होना चाहिए, करेक्ट वाक्य कैसे होना चाहिए, ही रोट टू द फ्रेंच काउंसिल, ठीक है ना। राइट के बाद ना टू का प्रयोग होता है, राइट टू समवन, हम ऐसे लिखेंगे राइट टू समवन। यदि हम किसी को कुछ लिखते हैं तो उसके बाद टू का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है कि 21 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। 21 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आते हैं इसके बाद 22 नंबर। चलिए कह रहे क्या, शी हैड नॉट सीन हर मदर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड डिसाइडेड टू पे हर विजिट, ठीक है ना, टू हर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रूप गलत है, होना कैसे चाहिए था, शी हैड नॉट सीन हर मदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, एंड डिसाइडेड टू पे हर ए विजिट, ठीक है ना। देखिए वहां पर इस तरह का जो पार्ट सी हम देख रहे हैं कि टू पे ए विजिट टू हर, ये हमारा ढर्रा गलत है, ये हमारा ढांचा गलत है। आप ऐसे समझिए ये हमारा ढांचा गलत है। सही क्या होना चाहिए, टू पे हर ए विजिट, यानी कि हमारा पार्ट हम सी में संशोधन कर रहे हैं। 22 का राइट आंसर सी होगा। चलिए हम 23 की ओर मूव करते हैं। चलिए कर क्या, आई रैन टू द टेलीफोन बॉक्स, मैं टेलीफोन बॉक्स की ओर दौड़ा, ठीक है ना, विच वॉज नियर टू कॉल एन एम्बुलेंस। देखिए जब कहना कि कोई चीज आपसे काफी नजदीक है तो वह नियर के जगह पर नियर बाय का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 23 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। 23 में यहां पर मेंशन करूंगा, देखिए ये थोड़ा सा समझना होगा, स्पेस के यहाँ कमी है। आंसर शीट अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, आंसर शीट पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। 23 अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 23 का राइट आंसर जो होगा वो नियर के जगह पर नियर बाई होना चाहिए, ठीक है। हम क्या संशोधन कर रहे हैं, 23 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। नियर, जहां नियर है ना वहां नियर बाई होना चाहिए। आइए 24 सवाल को देखते हैं।
चलिए 24 सवाल क्या कर रहा है, दे नेम्ड देयर चिल्ड्रेन, ठीक है ना, फ्रॉम देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। इसका हिंदी क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा अपने परदादा के नाम पर। ठीक है, देखिए नेम आफ्टर होता है, अगर आप किसी का नाम रखते हैं तो नेम फ्रॉम नहीं, नेम फ्रॉम गलत है। अगर आप किसी का नाम किसी के ऊपर रखते हैं, दादा के ऊपर, पिता के ऊपर, तो वहां पर नेम फ्रॉम की जगह पर क्या होना चाहिए, नेम आफ्टर होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, वहां पर सी होना चाहिए। जहां पर आपको फ्रॉम दिखाई देता है वहां पर आफ्टर होना चाहिए। 24 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए इसके बाद आते हैं 25 की ओर। अरे क्या, इट इज नो नीड टू टेल द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। देखिए इट इज नो नीड नहीं होता, देयर इज नो नीड होता है। नीड के साथ जो सब्जेक्ट लगते हैं ना, नीड के साथ जो सब्जेक्ट लगते हैं वो इट नहीं, इट इज नो नीड नहीं, हमारा वाक्य ऐसे होना चाहिए, देयर इज नो नीड, ये होना चाहिए। ओके, हम सुधार कर रहे हैं। बॉक्स ए में 25 का राइट आंसर ए होगा। चलिए हम लोग 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 26 सवाल देखा जाए। कह रहा है क्या, आई हैड ऑलवेज वांटेड ए नाइस एंड कंफर्टेबल डेस्क फॉर स्टडी पर्पस। देखिए नाइस, थोड़ा ध्यान दिया जाए कैसे प्रयोग होता है। नाइस, नाइस के बाद अगर एंड आ जाए और इसके बाद यदि हमें कोई एडजेक्टिव रखना हो, ठीक है ना, इसके बाद हमें कोई एडजेक्टिव, चूंकि नाइस भी एडजेक्टिव है, एंड है इसके बाद, आप देख रहे हैं इसके बाद भी एडजेक्टिव आएगा, क्यों, एंड क्या करेगा, दो बराबर चीजों को ना जोड़ेगा। तो नाइस के बाद अगर एंड आ जाए और इसके बाद कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो चीज होगा ना, ये नाउन के बाद जाएगा, ये चीज नाउन के बाद जाएगा। जैसे कि हमको कहना है, चलिए थोड़ा सा इसको देखा जाए। एक सुंदर एवं आरामदायक कुर्सी, कैसे लिखेंगे, ए नाइस एंड कंफर्टेबल, थोड़ा ध्यान दिया जाए, कंफर्टेबल कुर्सी के लिए हम चेयर लिख रहे हैं। चलिए ए नाइस एंड कंफर्टेबल चेयर, क्या ये सही लग रहा है। देखिए तो अगर आप पैटर्न को देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि नाइस के बाद यदि एंड हो और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, नाइस के बाद एंड है, ये कंफर्टेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है, समझना होगा, एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, किसके पहले नाउन आना चाहिए, ठीक है, तो इसके पहले नाउन है। तो हमारा ये पार्ट गलत है कि पार्ट सही है, पार्ट गलत है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, पार्ट गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एंड रखना है तो चेयर को पहले लाना होगा। हम ऐसे लिखेंगे, ए चेयर नाइस एंड कंफर्टेबल, थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं अब क्या बताने जा रहा हूं। चेयर पहले हो जाएगा, नाइस एंड कंफर्टेबल बाद में हो जाएगा। लेकिन अगर चेयर को ही हमको बाद में रखना है, हमको ऐसे कहने कि नहीं चेयर ही बाद में रहेगा, तो फिर एंड को यहां से हटना होगा, एंड हटा देंगे तो हम बाद में चेयर रख सकते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, मतलब कि नाइस कॉमा एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये ठीक है। अब मैं एंड हटा दिया तो नाउन बाद में आ गया। थोड़ा इसको देखा जाए, ये बहुत बार बार देखने वाला चीज है। अगर हमें बाद में नाउन रखना है तो नाइस के बाद सीधे कॉमा एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको कहना है कि सुंदर और आरामदायक कुर्सी, और का अंग्रेजी गायब हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, नाइस एंड, अब एंड तो हटेगा क्योंकि आगे हमें चेयर रखना है, आगे हमें चेयर रखना है, बाद में रखना है, पहले नहीं रखना है। पहले रखना होता तो ये एंड ठीक था, लेकिन अब हमें बाद में रखना है तो एंड यहां पर से हटेगा, कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। नहीं, कैसे लिखेंगे, नाइस कॉमा कंफर्टेबल, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब इसमें हमको सुधार करना है, तो ये नाइस एंड कंफर्टेबल डेस्क क्या ठीक है, डेस्क आगे है, एंड होना चाहिए नहीं, एंड नहीं होना चाहिए, कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। तो नाइस कॉमा कंफर्टेबल चेयर, तो यहाँ चेयर की जगह पर क्वेश्चन में क्या लगाएगा, डेस्क। अतः हमारा 26 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 26 का राइट आंसर बी होगा। ये 27, चलिए 27 सवाल को देखते हैं। 27 क्या कर रहा है, मोस्ट वायलेंट क्रिमिनल्स रियलाइज दैट दे मे बी कॉट, नेवरदलेस दे आर प्रिपेयर्ड टू कमिट क्राइम। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो वायलेंट जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना, वो रियलाइज करते हैं कि वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं,
जो उग्र क्रिमिनल्स हैं, जो खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, वो उनको पता है कि वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं, फिर भी वो क्राइम करते हैं। देखिए आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा एडवर्ब कंजंक्शन नेवरदीलेस, थोड़ा ध्यान दिया जाए, नेवरदीलेस एक एडवर्ब है। नेवरदीलेस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एक एडवर्ब है। दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन करता है? दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? थोड़ा ध्यान दिया जाए, कंजंक्शन करता है, एडवर्ब नहीं करता है। दो क्लॉज को कौन जोड़ता है? कंजंक्शन जोड़ता है। क्लॉज, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? एडवर्ब की कंजंक्शन, तो कंजंक्शन। लेकिन अगर दो क्लॉज को जोड़ने का काम अगर एडवर्ब करने लगे तो वह कैसे करेगा? फुल स्टॉप के बाद, थोड़ा ध्यान दिया जाए, फुल स्टॉप के बाद और सेमीकोलन के बाद, बहुत टॉप क्लास का बात, सेमीकोलन के बाद हम एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं दो क्लॉज को जोड़ने के लिए। हालांकि दो क्लॉज को जोड़ने का काम एडवर्ब नहीं करते हैं, लेकिन ये कब करेंगे? जब वाक्य में फुल स्टॉप रहेगा अथवा सेमीकोलन रहेगा, तब हम एडवर्ब को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर सवाल में हम देखते हैं कि यहां पर नेवरदीलेस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हो गया, एकदम बीच में आ गया है। अब वहां पर क्या चाहिए? या तो हम फुल स्टॉप दे दें नेवरदीलेस के पहले, या तो हम सेमीकोलन दे दें। क्योंकि नेवरदीलेस कंजंक्शन नहीं है, नेवरदीलेस क्या है? एडवर्ब है। नेवरदीलेस का हिंदी क्या होता है ना? आप ऐसे समझिए सरल भाषा में फिर भी, नेवरदीलेस का सरल भाषा में हिंदी का है फिर भी। ठीक है, इसका मतलब है कि नेवरदीलेस क्या है? एडवर्ब है। यदि दो क्लॉज को जोड़ना है, एडवर्ब को क्या होना चाहिए? एडवर्ब को किसके बाद आना चाहिए? फुल स्टॉप अथवा सेमीकोलन के बाद। तो वहां पर हमें नेवरदीलेस के बाद या तो आप फुल स्टॉप दे दे अथवा आप सेमीकोलन दे दे, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या कर दे? सी। 27 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 28 क्या कर रहा है? ए पुलिसमैन केम नियर टू मी, नियर टू मी होना चाहिए, नियर मी नहीं होना चाहिए, नियर टू मी होना चाहिए। सीधे लैंग्वेज पढ़िएगा तो लगेगा कि यहाँ कुछ गलत है, भले आपका ग्रामर सही है या नहीं सही है। कभी कभी लैंग्वेज ना कॉमन एरर को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है ना, कम नियर टू मी होना चाहिए वहां पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? 28 का राइट आंसर ये होगा। हमने सीधे पकड़ लिया, लग रहा था कि वहां कुछ गलत है। चलिए आइएगा 29 में। करेक्ट, इंस्टीड ऑफ बीइंग हेल्पफुल है ना, ही वाज बीइंग हिंड्रेंस। देखिए हेल्पफुल क्या है? बी के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। बी के बाद एडजेक्टिव आता है। तो पहला जो खंड में बी हेल्पफुल दिया, तो ये तो ठीक है, बी हेल्पफुल ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब बी के बाद एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन बीइंग के बाद वहां पर वो हिंड्रेंस जो है वो नाउन है। हिंड्रेंस एडजेक्टिव नहीं है, हिंड्रेंस नाउन है। और नाउन को हम किसके थ्रू दिखलाते? ए एन के थ्रू। यानी कि कोई नाउन है तो उसके साथ ए एन लगना चाहिए। यानी कि हेल्पफुल तो एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हिंड्रेंस एक नाउन है, और नाउन जब भी आता है तो उसके साथ आर्टिकल जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर आर्टिकल हमने ए का प्रयोग किया, तो वहां पर हिंड्रेंस के पहले ए होना चाहिए। ठीक है ना, 29 का आंसर सी होगा। आइए 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 की ओर आगे बढ़ते। 30 सवाल क्या रहा है? क्या? इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हैड ए प्लेजर टू मीट हर। देखिए प्लेजर के साथ टू नहीं, प्लेजर के साथ क्या आता है? प्लेजर के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। प्लेजर के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, प्लेजर ऑफ होता है, प्लेजर टू नहीं होता है। यानी कि वहां पर प्लेजर टू मीट है तो वहां पर ऑफ मीटिंग होना चाहिए। ठीक है ना, टू मीट की जगह पर क्या होना चाहिए? वहां जो टू मीट लिखा हुआ है उसके जगह पर क्या होना चाहिए? ऑफ। प्रीपोजिशन है, मीट V4 में हो जाएगा क्या? ऑफ मीटिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या होगा? हमारा सी होगा। ठीक है ना, टू मीट की जगह पर ऑफ मीटिंग होना चाहिए। 30 का राइट आंसर सी होगा। आइए 31 में। 31 सवाल क्या कहता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये होगा 31। देखिए ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। इसमें तरह तरह के टॉपिक पर आधारित हमें प्रश्न मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी खास टॉपिक को हम नहीं सोच सकते हैं कि आर्टिकल पर ही हैं, प्रोनाउन पर ही हैं, नाउन पर ही हैं। ठीक है ना, ये मिसलेनियस अपनी क्षमता को परखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर सही है, आपने किसी पर्टिकुलर टीचर के पास जाकर पढ़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आप इनको हल करके जांच सकते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। आइए 31 सवाल क्या कर रहा है? ए लॉट ऑफ पीपल वर्क फॉर देयर प्लेजर।
नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। चलिए, ए लॉट ऑफ पीपल वर्क फॉर देयर प्लेजर, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने प्लेजर के लिए काम करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ए लॉट ऑफ पीपल, ये खंड सही है, पहले इतना उठा लेते हैं। चलिए, वर्क फॉर देयर प्लेजर, अपने प्लेजर के लिए काम करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये वाक्य में सही दिखाई देता है, इसका आंसर डी होना चाहिए। 31 का आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए। चलिए, हम आते 32 की ओर। चलिए, 32 सवाल क्या कर रहा है, आई वॉज वंडरिंग वेदर इट कुड बी पॉसिबल टू अरेंज अनदर मीटिंग। देखिए, अगर फ्यूचर में अगर आप सोचते हैं कि ये काम हो सकता है, फ्यूचर में ये काम हो सकता है, मैं सफल हो सकता हूं, ठीक है ना, ऐसा चांसेस है, बारिश हो सकती है, फ्यूचर में किसी संभावना को बताने के लिए कुड के जगह पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। जहां पर आप कुड का प्रयोग किए हैं वहां पर माइट होना चाहिए। 32 का आंसर जो होगा वो बी होगा। जहां कुड का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है वहां पर माइट होना चाहिए। आइएगा 33 में, करे क्या, आई सेट डाउन, मैं बैठ गया है ना, इन द नियरेस्ट चेयर, ठीक है ना, सबसे नजदीक वाली कुर्सी पर, टू द किचन। हमारा वाक्य का बनावट ऐसे होना चाहिए, आई सेट डाउन इन द चेयर नियरेस्ट टू द किचन, जो किचन के नजदीक था वो इन द, देखिए आई सेट डाउन इन द नियरेस्ट चेयर नहीं होगा। आप कहां बैठे थे, चेयर में, तो पहले चेयर लिखिए। आप कैसे वाक्य बनेगा एक बार ध्यान से सुना जाए, आई सेट डाउन इन द चेयर नियरेस्ट, यानी कि नियरेस्ट बाद में जाएगा, इसका मतलब 33 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए, आते 34 में। 34 सवाल क्या कर रहा है, रिलीजन should not be viewed as an obstacle in preserving racial harmony। देखिए, ऑब्स्टेकल के साथ टू का प्रयोग होता है। ऑब्स्टेकल एक नाउन है, इसका मतलब होता है, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, अवरोध, बाधा। अगर कोई चीज में अगर आप ऑब्स्टेकल डालते हैं तो अवरोध, बाधा डालते हैं, और ऑब्स्टेकल के बाद हम 2+2 का प्रयोग करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्स्टेकल 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल इन नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टेकल 2 होगा। इसके बाद प्रिजर्विंग जो होगा वो प्रिजर्व में बदल जाएगा, 2+V1। तो इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 34 का राइट आंसर सी होगा, ऑब्स्टेकल के साथ 2 का प्रयोग होगा। चलिए, इसके बाद 35 सवाल आते हैं, करे क्या, इट वॉज ऑब्वियस फॉर मी नहीं हो देखिए, स्पष्ट के लिए जितने भी वर्ड हैं, स्पष्ट के लिए 2 वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक होता है क्लियर, एक होता है ऑब्वियस, ठीक है ना, और इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन हम 2 का प्रयोग करते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, ऑब्वियस टू, क्लियर टू, यानी कि इसका मतलब होना चाहिए इट वाज ऑब्वियस फॉर मी के जगह पर होना चाहिए इट वाज ऑब्वियस टू मी। बाकी खंड हमारा सही है। तो इसका मतलब है कि 35 का हम कहां सुधार कर रहे हैं, 35 का राइट आंसर हम ए कह रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा ये मिसलेनियस कॉमन एरर की बात इतनी तक रही। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको हल करने के बजाय डायरेक्ट आप चले जाइए, आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप लिंक पर जाइए, पीडीएफ में जो सवाल मौजूद हैं आप पहले उसको डाउनलोड करके आप उसको पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। हो सकता है 35 में आपका 5 सही हो, 10 सही हो, 15 सही हो। आप डायरेक्ट वीडियो देखने से ज्यादा लाभकारी आपके लिए होगा, पहले खुद से बनाना, इसके बाद आप 1-1 क्वेश्चन करके आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही है और आपका क्यों वो चीज गलत है, आपका बी क्यों गलत हो गया, जो आप बी को सही समझ रहे थे वो क्यों गलत हो गया, आपका ये क्यों नहीं सही हुआ। ये सारा चीज जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, वहां से पीडीएफ में मौजूद सवाल को आप डाउनलोड कर लीजिए, खुद से बनाइए, इसके बाद वीडियो, इसके बाद का रिजल्ट होगा वो मैचलेस होगा। ठीक है, आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।